क्या पता उसे सिर्फ तुम्हारे साथ कहीं जाने से ऐतराज हो, डरती होगी कि कहीं उस बात की खबर अनुष्का को न लग जाए जिसके सदके उसके परिवार की रोजी रोटी चल चल रही थी। हो सकता है ऐसा ही रहा हो, मगर उसने कभी वह बात अपने मुंह से नहीं कही, जबकि पूछता मैं अक्सर रहता था। तुमने कभी तुमने उसे कभी अपना हाल दिल नहीं सुनाया? सुनाया क्यों नहीं, मगर जब मैंने उसके आगे अपना प्रेम प्रकट किया तो ये कहकर उसने इनकार कर दिया कि वह किसी ऐसे शख्स के साथ संबंध नहीं रख सकती जिसका उसकी मालकिन के साथ अफेयर चल रहा हो। सुनकर मैंने मन ही मन चैन की सांस ली। आखिरकार शीला की काल्पनिक थ्योरी ही इस वक्त सही साबित हो रही थी, और हैरानी की बात थी कि लड़का उस बात को कबूल भी कर रहा था। मैंने भी तो यही कहा था सुमित साहब, प्रत्यक्षता में बोला कि स्वीटी तुम्हें पसंद करती थी, मगर अंशिका के कारण उसे कबूल करने में हिचकिचा रही थी। ऐसे में तुम्हारे लिए जरूरी हो उठा कि अंशिका और स्वीटी में से किसी एक को चुन लेते। तुमने स्वीटी को चुना क्योंकि वो अनमैरिड थी, कम उम्र थी और उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती थी, जबकि अंशिका के लिए तुम महज एक टाइम पास थे, उसके बिस्तर के साथी थे, ना कि उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य था। बेशक मैंने इसी ढंग से सोचा और स्वीटी का हमेशा के लिए अपना बनाने का फैसला कर लिया, मगर अंशिका के साथ मेरा सालों पुराना रिश्ता था, इसलिए उसे किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता था। न ही आपके कहे मुताबिक मैं दो नामों की सवारी करने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए अंशिका से साफ लहजे में बोल दिया कि आगे मैं उसके साथ रिश्ता कायम नहीं रख पाऊंगा। सुनकर वह पक्का भड़क उठी होगी। अपने पसंदीदा खिलौने को यूं खुद से दूर होते देखना उसे कबूल नहीं हुआ होगा। तब हो सकता है तुम्हें कोई धमकी वमकी भी दे दी हो, जिसकी वजह से तुम्हें लगने लगा कि अंशिका से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था, जबकि स्वीटी को तुम हर हाल में अपना बना देखना चाहते थे। कहकर मैंने पूछा, यही हुआ था ना? खामखा की कल्पना मत करिए, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए वह उदास जरूर हो गई, मगर मुझ पर कोई दबाव बनाने की कोशिश उसने नहीं की। हाँ, इतना जरूर पूछ लिया कि मेरे जीवन में आई वो लड़की कौन थी जिसके खातिर मैं उससे रिश्ता तोड़ रहा था, और तुमने बता दिया? हाँ, बता दिया, क्योंकि मैं उस औरत से झूठ नहीं बोल सकता जिसने पिछले 2 सालों में मुझे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसने दिल खोलकर अपना प्यार लुटाया था मुझ पर। कैसे मैं उसे स्वीटी का नाम बताने से इनकार कर सकता था? फिर आज नहीं तो कल वह बात उसे वैसे भी पता लग ही जाने वाली थी, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बोल दिया। स्वीटी का नाम सुनकर उसने कैसे रिएक्ट किया? बस इतना कहा कि चॉइस अच्छी है, बल्कि मुझे इस बात का भी यकीन दिलाया कि वह मेरी और स्वीटी की शादी करा सकती थी, बशर्ते मैं उसे लेकर सच में सीरियस होता। जबकि मन ही मन उसने स्वीटी को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देने का फैसला कर लिया। अब तक पूरी कहानी खामोशी से सुन रहा चौहान बोला, तुम्हें आश्वासन दिया, तुम्हारी खुशी के दिखावे में खुश होकर दिखाया, जबकि असल में किया ये कि स्वीटी को गायब कर दिया। उन हालात में तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे ये समझते देर नहीं लगती कि सब किया धरा अंशिका का ही था। नतीजा ये हुआ कि तुमने उससे बदला लेने का फैसला किया और पहला मौका हाथ आते ही उसे मौत की नींद सुला दी। वह एक नई संभावना थी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, मगर चौहान की बात को बल देने के लिए एक ब्लफ फिर भी मारने में कामयाब हो गया। इनकार करने का कोई फायदा नहीं होगा सुमित, क्योंकि पुलिस ने यूं ही तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रखा। इनके पास एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम कत्ल के आसपास के वक्त में अमित बजाज के घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक चश्मदीद गवाह भी है जो खोज निकाला है, जिसने तुम्हें बाउंड्री फांद कर भीतर दाखिल होते देखा था। ऐसे में कत्ल का कोई विटनेस ना भी हो तो सजा होकर रहनी ही है तुम्हें। सुनकर उसके चेहरे से हवाएं उड़ने लगीं, शरीर पसीने से तरबतर हो उठा। उसके दोनों हाथ उस वक्त मेज पर थे, जिनमें कंपन होते भी हमने साफ महसूस किया। अंधेरे में चलाया गया तीर निशाने पर लगता दिखाई दिया, तो मैंने उसे थोड़ा और धमकाने से बाज नहीं आया। अगर अंशिका की हत्या तुमने नहीं की थी तो तुम्हें चोरी से उसके घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। कहने का मतलब ये कि तुम्हारे जेल जाना तय है। अब ये फैसला खुद करो कि तुमने कि करो कि अपनी मर्जी से जुर्म कबूल करोगे या पुलिस के हाथों जमकर अपने दुर्गति करा चुकने के बाद।
मैंने अंशिका को नहीं नहीं मारा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा सी उठी। उसके मुंह से निकले उस एक फिक्रे ने ही ये साबित कर दिया कि कत्ल वाले रोज वह बाउंड्री फांद कर बजाज के घर घर में दाखिल हुआ था। नहीं हुआ होता तो सबसे पहले उसी बात पर एतराज जताता कि जो कि उसने नहीं जताया। हम जानते हैं कि तुमने अंशिका के साथ जो कुछ भी किया वह स्वीटी का बदला लेने के लिए किया, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते थे। जवान समझाने वाले अंदाज में बोला। इसलिए पुलिस की हमदर्दी अभी भी तुम्हारे साथ है। 17 साल की लड़की के साथ बुरे ढंग से पेश आने वाली वह औरत बेशक उसी सजा की हकदार थी जो तुमने उसे दी, लेकिन था तो वह जुर्म ही जिसमें तुम्हें सजा होकर रहनी है। हाँ, तुम बिना किसी दबाव के सच्चाई कबूल कर लो तो मैं वादा करता हूँ कि चार्जशीट में कुछ फेरबदल करके केस का रुख तुम्हारे हक में कर दूंगा। हालांकि सजा फिर भी होगी, लेकिन वह उम्र कैद जितनी लंबी नहीं होगी, इसकी गारंटी अभी अभी से किए देता हूँ मैं। नहीं, मैंने अंशिका का कत्ल नहीं किया। बाय गॉड, मैंने उसे नहीं मारा। यानी मार खा बिना सच नहीं बताएगा। चौहान का लहजा एकदम से बदल गया। मैं तब भी यही कहूँगा कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया। ठीक है, फिर मैं तेरी खातिरदारी का इंतजाम करता हूँ। अरे आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि यकीन करने के काबिल तो कुछ बता ही नहीं रहा हमें। मगर कोई बात नहीं, यहाँ तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। अभी दो सिपाही तुझे उल्टा लटका कर पिछवाड़ा सेकने शुरू करेंगे, तब तू सब बक देगा। मैं तो बस इसलिए तेरे साथ नरमी से पेश आ रहा था कि तेरी उम्र बहुत कम है, ऊपर से पढ़ने लिखने वाला लड़का है। लेकिन मैं गलत था। असल में तू लातों का भूत है, जिस पर बातों का कोई असर ही नहीं होने वाला। कहकर चौहान ने मेज पर मौजूद बेल्ट बटन पुश कर दिया। फिर एक सिपाही वहां पहुंचा, जिसे हुक्म हुक्म दिया कि सुमित को ले जाकर इतनी मार लगाई जाए कि वो झूठ बोलना बंद कर दे। सुनकर लड़के के प्राण कांप गए। नहीं, रुकिए प्लीज, वो जल्दी से बोला। सच बोलना चाहता है? हाँ हाँ, बोल, कहते हुए चौहान ने सिपाही को वापस जाने का इशारा कर दिया। मैं कबूल करता हूँ कि परसों बाउंड्री लांघकर बजाज के घर में दाखिल हुआ था, लेकिन अंशिका का कत्ल मैंने नहीं किया, न वैसा कोई इरादा लेकर मैं वहां गया था। खामखा वक्त बर्बाद कर रहा है, मैं बोला। मुझे भी यही लगता है। ऐसा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो गिड़गिड़ाने वाले अंदाज से मैं बोला। मैं वहां अंशिका का कत्ल करने नहीं गया था। फिर क्यों गया था? सिर्फ इतना पूछने की स्वीटी कहाँ है, क्योंकि उसके गायब होने के बाद से मेरे मन में ख्याल उठ रहा था कि वह जहाँ भी गई थी अंशिका को उसकी खबर होगी। बल्कि उसी ने स्वीटी के बाप को मजबूर किया होगा कि वह अपनी बेटी को दिल्ली से कहीं दूर भेज दे। ये ख्याल तो कभी मेरे मन में आया ही नहीं कि उसने स्वीटी का कुछ बुरा भी कर दिया हो सकता था। फिर मैं उसके कत्ल के बारे में भला क्यों सोचता? अगर बात सिर्फ उस सवाल करने की थी तो फ्रंट से क्यों नहीं गया, या फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ लिया? उसके लिए बाउंड्री वॉल लांघने की क्या ज़रूरत थी? एक रोज़ पहले मैंने कोशिश बराबर की थी, मगर गार्ड ने जब अंशिका को मेरे आगमन के बारे में बताया तो उसने साफ कह दिया कि मेरे अंदर न जा कि मुझे अंदर न जाने आने दिया जाए। बल्कि जिस रोज़ मैंने उसे स्वीटी के बारे में बताया था, उस दिन के बाद से मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वह फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, जिसके कारण मेरा ये शक गहराता गया कि स्वीटी को गायब करने में उसी का हाथ था। आखिरकार जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उसे जबरन उसके घर में घुसने का फैसला कर लिया। बात यकीन के काबिल तो नहीं, मगर कोई बात नहीं, आगे बढ़। चौहान बोला। तू बजाज के घर पहुंचा जहाँ तेरी मुलाकात अंशिका से। उसके बाद क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच? क्या उसने बताया कि स्वीटी कहाँ है? नहीं हुई। नहीं, क्योंकि वह अपने बेडरूम में मरी पड़ी थी। उसकी लाश पर निगाह पड़ते मेरे होश उड़ गए। वहीं गिर नहीं गया, यही गनीमत थी। और कुछ देर बाद जब मैं सोचने समझने लायक हो तो मुझे इस बात की अपनी भलाई दिखाई दी कि मैं चुपचाप वहाँ जहाँ वहाँ पहुँचा था वैसे चुपचाप निकल जाता। ड्राइंग रूम में कोई दिखा था उस वक्त? हाँ, दिखा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये सब सोफे पर बैठे बैठे सो रहे थे। पहले तो इन्हें वहाँ मौजूद देखकर मैं कुछ सहम सा गया, मगर जब इनके खर्राटों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो निश्चिंत होकर ऊपर चला गया। तुझे ये कैसे पता था कि अंशिका उस वक्त अपने बेडरूम में होगी? पता था, क्योंकि उसकी यही रूटीन थी। जब वह घर में होती तो 4 से 6 बजे के बीच अपने बेडरूम में आराम किया करती थी। बल्कि वहाँ काम करते नौकरों और खुद बजाज की भी दिनचर्या वही थी। हाँ, भीतर घुसने से पहले मैंने इतना ज़रूर पता कर लिया था कि अमित बजाज उस वक्त घर में नहीं था और अंशिका बाहर नहीं गई थी।
कैसे? बाउंड्री फांदकर भीतर दाखिल होने से पहले मैं फ्रंट में पहुंचा था, जहाँ गार्ड ने मेरे कहने पर भीतर अंशिका को फ़ोन लगाया और कॉल पिक न किए जाने पर बोल दिया कि इजाज़त के बिना वो मुझे भीतर नहीं जाने दे सकता था। तब मैंने उसी से पूछ लिया कि घर में उस वक्त कौन कौन था। क्या बताया उसने? यह कि मैडम को बाहर जाते नहीं देखा था, जबकि बजाज के बारे में उसने बताया कि वह घर पर नहीं था। बस इंसाफ का जिक्र न भूल गया। वह मेरी तरफ इशारा करके बोला, जो उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे सो रहे थे। तब टाइम कितना हुआ था? 4:30 बजने को थे। जिसके बाद गार्ड के पास से हटकर तो बंगले के पिछले हिस्से में पहुंचा और बाउंड्री लांघकर अंदर दाखिल हो गया। हाँ, यही किया था मैंने। रास्ते में किसी नौकर से आमना सामना हो जाता तो क्या करता? कुछ नहीं, वहाँ के तमाम नौकर मुझे जानते थे और मैं नहीं समझता कि उन्हें अंशिका ने ये बात बताई होगी कि उसका मेरे से ब्रेकअप हो गया था। यानी मुझे रोकने टोकने वाला या मेरी मौजूदगी पर एतराज़ करने वाला वहाँ कोई नहीं था। ओके, अब ज़रा वापस बेडरूम में पहुँच। क्या देखा था वहाँ? जब हमें उसने जो भी बताया वो बताया बात वह बात की घटना स्थल की स्थिति से पूरी तरह मैच करता था। ये पक्का है कि तू वहाँ 4:30 बजे ही पहुँचा था? 2-4 मिनट की कसम नहीं खा सकता, लेकिन वक्त वही था, क्योंकि 4:20 पर मैं बंगले के फ्रंट गार्ड के पास खड़ा था। वहाँ से बंगले के पिछले हिस्से पर पहुँचने में 5 मिनट और बाउंड्री बांधकर अनुष्का के बेडरूम जाने में 5 और लग गए होंगे। अब बड़ी हद ये कह सकते हैं कि मैं वहाँ 4:25 से 4:35 के बीच पहुँचा था। मैं और चौहान दोनों ही सोच में पड़ गए, क्योंकि सुमित इस बार हमें सच बोलता दिखाई दे रहा था, और अगर ये सच बोल रहा था तो इसका मतलब ये बनता है कि कत्ल 4:30 से कहीं पहले किया जा चुका था। आगे बहुत देर तक कमरे में पैना सन्नाटा पसरा रहा। हम अपने अपने स्तर पर पुलिस सुमित के कहे पर विचार करते रहे। फिर चौहान वहाँ फैली खामोशी भंग करता हुआ बोला, इस बात पर तुम इतना यकीन क्यों कि स्वीटी को अंशिका ने ही कहीं गायब कर दिया था? और कौन करता? खबर ही किससे थी इस बात की? किया कैसे होगा? उसका अपहरण उसका अपहरण करके तो कहीं और नहीं पहुंचा दिया होगा। उसे कत्ल भी नहीं किया हो सकता, क्योंकि वह सुई का काम तलवार से करने वाली बात होती। नहीं, ये सब अंशिका के बस की बात नहीं थी, बल्कि उस बारे में मुझे अपना ही अंदाजा सच जान पड़ता है, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। फिर से दोहरा दे। मेरे ख्याल से उसने अंशिका के बाप पर दबाव बनाया होगा कि अपनी बेटी को दिल्ली से फौरन दूर कहीं भेज दे। और वैसा दबाव क्या कहकर बनाया होगा? ये तो नहीं कह सकती थी कि स्वीटी उसका बॉयफ्रेंड छीनने पर तुली हुई थी, जो कि उसे मंजूर नहीं था। इस लहजे में भले ही ना कहा हो इंस्पेक्टर साहब, मगर बोला तो ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है उसने सुखद यादव को स्वीटी और मेरे संबंधों के बारे में बता दिया हो, बल्कि खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा, जिसके बाद बाप ने बेटी से बात की और उस पर थोड़ी सख्ती बरती तो उसने सब कबूल कर लिया। ऐसे में सुखद को सबसे आसान रास्ता यही दिखाई दिया कि बेटी को दिल्ली से कहीं दूर भेज दिया जाए, ताकि उसका मेरे से मिलना जुलना बंद हो जाए। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे मामलों में अक्सर यही किया करते हैं। तुझे बड़ा तजुर्बा है, चौहान ने जैसे व्यंग के कसा। तजुर्बा भले ना हो सर, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं, और पुलिस में होने के कारण आप ऐसी बातों को मुझसे बेहतर समझ रखते हैं। कुछ और पूछना गोखले साहब? नहीं। हम मेरी बात ध्यान से सुनो। वह सुमित की तरफ देखकर बोला, हम तेरे कहे की जांच करेंगे, जिसमें अगर तू निर्दोष पाया गया, जो कि अभी सच दिखाई नहीं दे रहा, तो तुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। मगर तब तक तुझे यहीं हवालात में रहना पड़ेगा। ना मंजूर हो तो साफ बोल, ताकि हम तुझ पर रेप एंड मर्डर का चार्ज लगाकर कल कोर्ट में पेश करें। फिर उसी काम को रिमांड की सूरत में अंजाम दें, जो अभी महज तेरे कहने भर से बिना कोई रिपोर्ट दर्ज किए किया जा सकता है। पानी में रहकर मगर से पैर कौन मोड़ लेता है? सुमित ने भी नहीं लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं इंस्पेक्टर साहब, तब तक तो हरगिज नहीं जब तक कि आप लोग मेरे साथ मारपीट करना शुरू नहीं कर देते। अभी तक किसी ने हाथ लगाया तुझे? नहीं। फिर क्यों परेशान हो रहा है?
अब नहीं हो रहा, थैंक यू। तत्पश्चात चौहान ने एक सिपाही को बुलाकर उससे वापस हवालात में डालने का हुक्म दे दिया। मैं तो ये सोचने लगा था कि गूगली की केस सॉल्व। कुछ कुछ वही हाल मेरा भी था। तुझे क्या लगता है, इस बार ये सच बोल कर गया है या पिछली बार की तरह फिर से उल्लू बनाकर हम दोनों को? लगता तो यही है, सच बोल रहा था, यानी कातिल सुमित नहीं है। ये एक मुश्किल सवाल है। अरे भाई, अगर वह सच बोल रहा है तो ज़ाहिर है कि कत्ल उसने नहीं किया, या फिर कबूल करके वह एक नंबर का झूठा है। कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका पता अब स्वीटी की खोज निकलने के बाद ही लग पाएगा। कैसे लगेगा? मान ले सच सच में उसके बाप ने इस सुमित से दूर रखने की खातिर उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है, जहाँ से कोशिश करके हम उसे ढूंढ निकालते हैं। तो क्या उतने से हमें ये पता लग जाएगी कि अंशिका का कत्ल किसने किया? नहीं, लेकिन ये पक्का हो जाएगा कि उसके बाप के कान अंशिका ने ही भरे थे, जिसके कारण सुमित पर भड़क उठना जायज़ था। यानी उन हालात में हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि कातिल कहीं सुमित ही तो नहीं नहीं है। उसके विपरीत अगर लड़की के गायब होने की कोई और वजह निकल आती है तो कम से कम हम इस लड़के को तो इनोसेंट मान ही सकते हैं। किसी के घर में उसकी इजाज़त के बिना घुसना भी जुर्म ही होता है। होता होगा, लेकिन मत भूलो कि तुम इस वक्त हत्या के केस की छानबीन कर रहे हो, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होगा। पता कैसे लगे कि असल में स्वीटी के साथ क्या हुआ था? सुखद यादव की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। बेटी अगर उसकी मर्जी से कहीं रह रही है तो पक्का इसमें संपर्क उसके संपर्क में होगी। बल्कि जिस दिन उसे दिल्ली से दूर भेजा गया होगा उस रोज किसी खास नंबर पर सुगंध की कई बार बातें हुई होंगी। और वह नंबर और वह नंबर उसी शख्स का होगा जहाँ स्वीटी अब रह रही है। एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। क्या? स्वीटी जिस तरह से गायब है उसे देखते हुए लगता है कि वह अपनी मर्जी से गई थी। यानी बाप ने कहा कि फला जगह चली जा, वह चली गई। अब जरा सोच कर देख भाई कि लड़की अगर इतनी ही आज्ञाकारी थी तो उसके बाप के कहने पर सुमित से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ लिया? आखिर घर छोड़कर भी तो उसने वही किया था। हो सकता है वह तैयार हो गई हो, मगर सुगत को उसके वादे पर यकीन न आया हो, या अंशिका ने जिद पकड़ ली हो तो कि वह अपनी बेटी को दिल्ली से कहीं दूर छोड़ आए। आखिर नौकर ही तो था वह, कैसे मालकिन की बात टाल सकता था? वह भी तब जब पूरा कुनबा ही बजाज के घर में बसा हुआ हो। अगर ऐसा था तो दिखावे की पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की गई? सुमित को यकीन दिलाने के लिए स्वीटी कहीं गायब हो गई थी ताकि वह उसका पीछा छोड़ देता है, या फिर बजाज पहले से बीवी का कत्ल प्लान किए बैठा था और मुझे फंसाने की साजिश भी रच चुका था। ऐसे में उसके लिए इस बात का दिखावा करना जरूरी था कि स्वीटी को ढूंढ निकालने के लिए वह कितना उतावला था, वरना प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने वाली बात जस्टिफाई कैसे होती है? ये तो तू गलत कह रहा है भाई। मान ले स्वीटी की गुमशुदगी नहीं दर्ज कराई गई होती तो क्या तू केस लेने से इनकार कर देता? नहीं, लेकिन तब मुझे इस बात पर शक होकर रहता था हो होता रहता था कि लड़की 15 दिनों से गायब थी, मगर पुलिस को इत्तला नहीं की गई। बल्कि अंशिका के कत्ल के बाद तुम दोनों का ध्यान भी उस तरफ जाकर रहना था। तब होता ये कि कत्ल की पड़ताल बाद में करते, पहले ये जानने में जुट जाते कि स्वीटी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उस स्थिति में दोनों घटनाएं आपस में कनेक्टेड दिखाई दे रही होती। बात कुछ हजम नहीं हो रही भाई। पुलिस की झूठी कंप्लेन लिखवाना क्या तुझे मजाक लगता है? सच बोलूं और क्या झूठ बोलेगा? हाँ, मजाक ही लगता है। रोज जाने कितनी झूठी कंप्लेन दर्ज कराई जाती हैं तुम्हारे महकमे में। स्वीटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो उसके आगे किसी गिनती में नहीं आती। चल मान लिया, लेकिन कंप्लेन के बाद पुलिस पर जांच के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया गया? जो कि अगर नहीं बनाया गया होता तो वह केस आज हमारे पास नहीं होता। मुझे जवाब नहीं सूझा। और फिर जरा जरा ये भी तो सोच कि अगर स्वीटी को इसलिए दिल्ली से आउट कर दिया गया कि वह सुमित से दूर जाए, तो बाद में अंशिका ने सुमित से दूरी क्यों बना ली? क्यों बना ली? मैं बड़बड़ाया। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मुश्किल सवाल है, मगर जवाब तभी हासिल होगा जब तुम स्वीटी को ढूंढ निकालोगे।
हो सकता है अंशिका सुमित को इस बातों का एहसास कराने की कोशिश कर रही हो कि वह उसके सामने कितना लाचार था, या अब वह कितना अकेला होकर रह गया था। अंशिका भी गई, स्वीटी भी। पक्का वह सुमित को इस बात पर तड़पाना चाहती होगी, या फिर उसके सवालों से बचने की कोशिश वह उससे नहीं मिल रही थी, फ़ोन नहीं उठा रही थी। अक्सर लोग बाग ऐसा कर गुजरते हैं, बल्कि मन में अपराध बोध हो तो ऐसी सावधानी बरतना सूझ जाता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कल बाजार ने मुझे गफलत में डालने के लिए एक शानदार चाल चली थी। कैसी चाल? जवाब में मैंने उसके अपने घर में आने की पूरी घटना कह सुनाई, फिर बोला, क्या मेरी तरह तुम्हें भी यही नहीं लगता कि उसने जो कुछ किया महज अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए किया? यानी बजाज के उस कदम से मैं ये सोचने को मजबूर हो जाऊं कि अगर कत्ल उसने किया होता तो मुझसे सच्चाई जानने के लिए गन लेकर मेरे घर नहीं पहुंच जाता। तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? किस बात की कंप्लेन करता मैं? क्या वह कबूल कर लेता कि मुझ पर गन तानी थी? उल्टा वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता कि मैं जानबूझ के उसके खिलाफ जहर उगल रहा था, यानी कुछ हासिल नहीं होना था। ठीक कहा, हासिल। यही सारा तो इकलौता शब्द है इस केस में जिसका जवाब अभी तक नहीं पल्ले पड़ा। अंशिका के कत्ल के इस मामले में तो जरा भी नहीं। हाँ, स्वीटी के गायब होने की वजह अब कुछ समझ में आने लगी है, मगर गारंटी उसकी भी नहीं की जा सकती। बेशक नहीं किया जा सकती, इसलिए सबसे पहले मैं यादव की कॉल डिटेल्स की ही हासिल करता हूँ, बल्कि स्वीटी की गायब होने वाली रात की उसकी मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाता हूँ। क्या पता बाद में कहीं से उसने खुद अपनी बेटी को पिक कर लिया हो और करके कहीं और पहुंचा दिया हो। यह भी एक संभावना है। तभी एक सिपाही दरवाजे पर प्रकट हुआ। क्या है? जवान ने पूछा। लड़की को हमने ट्रेस कर लिया जाना, मेरा मतलब है ये पता लगा कि 29 तारीख को रात में वो मार्केट से निकल कर किधर गई थी। पहले तो पैदल चलते हुए सीआर पार्क के इलाके में बाहर निकली, फिर देशबंधु कॉलेज के सामने एक ऑटो में सवार हो गई जिसका नंबर था 2582। हमने उसके ड्राइवर को थामा तो उसने बताया कि वो सेंट्रल मार्केट के सामने उतर कर आया था। उधर से फुटेज देखे तो पता चला कि वो फिर से ऑटो में सवार हो गई थी जिसका नंबर 1985 था। आगे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई, मगर वहाँ से कहाँ गई ये पता नहीं लग पाया अभी। उस दौरान वो अकेली थी या कोई और भी था उसके साथ? अकेली थी जनाब। अगर रेलवे स्टेशन पर कोई उसका इंतजार कर रहा हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की फुटेज हमारे पास नहीं है। हासिल करने की कोशिश भी करें तो उसमें बहुत दिन लग जाएंगे। ठीक है, मैं मैडम से बात करूँगा इस बारे में। अब जा सकते हो तुम। सिपाही तुरंत बाहर निकल गया। इतनी दूर तक वह अकेली गई थी जवान साहब। 2 बार ऑटो बदलने की सावधानी भी बरती, इसलिए अब मान लो कि उसे जबरन कहीं नहीं ले जाया गया था। मान लिया, इसलिए यादव की कॉल डिटेल में आज ही हासिल करता हूँ। उसमें कुछ खास दिखाई दे गया तो ठीक, वरना फिर यादव के ही गले पड़ेंगे। देखें क्या कहता है। तत्पश्चात हमारी वह मीटिंग वहीं समाप्त हो गई। देखा जाए तो सीटी की खोज निकालने की कोशिश अब पहले से जैसे फ़ायदे वाली बात नहीं रह गई थी, क्योंकि बजाज की बाकी की 50% फीस मिलने की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ऊपर से कहीं वह कातिल निकल आता तो रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाती। मगर लड़की का मिलना फिर भी ज़रूरी था, क्योंकि पूरे मामले में मेरी की खुद की पूंछ प्रशासन के पैरों तले दबी हुई थी। कब लेडी सिंघम की नजरें इनायत दोबारा मुझ पर हो जाती, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वैसे भी मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता था कि मुझे गिरफ्तार करने लायक पर्याप्त एविडेंस उन लोगों के पास मौजूद थे। बावजूद इसके मुझे यकीन था कि वैसे कोई नौबत तब तक नहीं आएगी जब तक कि फॉरेंसिक टीम अंशिका के नाखूनों से मिले स्किन टिश्यूज को मेरे साबित नहीं कर लेती, और उस काम में अभी वक्त लगना था। ये यूँ कह लें कि मेरी आज़ादी तभी तक कायम थी जब तक कि लैब रिपोर्ट पुलिस के हाथों तक नहीं पहुंच जाती। मतलब ये कि मुझे अपनी आज़ादी बरकरार रखनी थी, तो कातिल को हर हाल में खोज निकालना था, वक्त रहते खोज निकालना था, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनने वाली थी।
4 बजे के करीब मैं बजाज के बंगले पर पहुंचा। गार्ड आज भी वही था जो घटना वाले रोज वहां खड़ा दिखाई दिया था। इस वक्त वह बड़ी तन्मयता के साथ हथेली पर तंबाकू मल रहा था। फिर जैसे उसने मुझे गाड़ी रोकते देखा, तंबाकू को होंठों में दबाकर दोनों हाथ आपस में झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं कार से उतरकर उसके करीब पहुंचा। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हो? ठीक हूँ सर, कहने के बाद उसने बिना पूछे बता दिया, बजाज साहब तो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गए हैं? फैक्ट्री गए होंगे या फिर शोरूम गए होंगे, पक्का नहीं मालूम मुझे। किस चीज़ की फैक्ट्री है उनकी? फर्नीचर बनाने की। साहिबाबाद में बहुत बड़ा कारखाना लगा है, 2 शोरूम भी, जिनमें से एक यहीं कालका जी में है, तो जबकि दूसरा सुना नारायणा के इलाके में कहीं है। शकुंतला हॉस्पिटल से वापस आ गई? जी अभी नहीं, यादव ने बताया कि कल डिस्चार्ज होगी। यादव क्या बजाज साहब के साथ गया है? जी हाँ। और दयानंद भीतर ही है, जरा बुला दोगे उसे, मैं फ़ोन करता हूँ, कहकर उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और दयानंद को कॉल करके बता दिया कि कोई उससे मिलने आया था। मैं गार्ड से दूर वापस अपनी कार के पास पहुंच कर इंतजार करने लगा। जानता था कि आसानी से बात करने को राजी नहीं होगा। तभी गार्ड के पास तभी मैं गार्ड के पास हट गया था, क्योंकि उसके सामने दयानंद पर दबाव बनाने में मुश्किल हो सकती थी। 5 मिनट बाद वह बाहर आया तो मुझसे निगाह पड़ते हुए माथे पर बल पड़ गए, जैसे कोई अवांछित तत्व था। उसे बजाज हाउस के आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी जिसे बजाज हाउस के आसपास भटकने की इजाज़त नहीं थी। क्या चाहते हुए मेरे करीब पहुंचकर बड़े रुके स्वर में बोला, 2 मिनट तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी, मैंने कहा मुझे करनी है। मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो उठा और मैंने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, फिर पुलिस से करना है, कहकर मैंने मोबाइल बाहर निकाला। पुलिस से क्यों? मैंने क्या किया है? कई जुर्म किए हैं, पहले किस बारे में बताऊं? खामखा गले पड़ने की कोशिश मत करो। पुलिस को ये जानकर मजा आ जाएगा कि अंशिका के कातिल तुम हो। मुझे फंसाने की कोशिश भी तुमने की थी, और उसकी वजह बस इतनी कि मैंने 15-20 रोज पहले तुम्हारे नाजुक गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। सुनकर वह गुस्सा होने की वजह हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगा। ये जानते हुए भी कि स्वीटी कहाँ है, उसके बारे में सबसे खास तौर से पुलिस से छिपा कर रखा, क्या तुम्हें हवालात में पहुंचाने के लिए इतनी बातें काफ़ी नहीं है? तुम सोचते हो कि झूठे आरोप लगाकर अपना किया धरा मुझ पर मढ़ दोगे? आरोप झूठे कहाँ है भाई? मैं बस इतना जानना बाकी है कि तुमने सिर्फ मुझे फंसाने के लिए अंशिका का कत्ल किया था, या उससे कोई दुश्मनी भी थी तुम्हारी? बकवास, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे? यहीं था। कहाँ थे? यहाँ कहाँ? सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ 4 से 6 के बीच मैं हुआ करता हूँ। साहब ने उस वक्फे में आराम करने की इजाज़त दे रखी है मुझे, बल्कि यहाँ करते सभी लोगों को। नहीं, तुम कत्ल के वक्त सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहे हो सकते, क्योंकि अंशिका के साथ जो कुछ हुआ वह तुम ही ने किया था। और करने के बाद मुझे फंसाने के लिए उठाकर पहले बेडरूम में ले गए, फिर वहाँ उसके नाखूनों से मेरे जिस्म पर कुछ खरोंचें बनाई और फिर वापस ड्राइंग रूम में सोफे पर ले जाकर बैठा दिया। साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा सारा खेल समझ चुका हूँ। ठीक है, जब साबित करने की कामयाब हो जाओ तो बेशक मुझे गिरफ्तार कर लेना, लेकिन अभी यहाँ खड़े होकर बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस को फ़ोन करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ खड़े रहना चाहते हो तो बेशक मेरी तरफ से शाम तक, बल्कि रात रात भर खड़े रहो, मगर मैं जा रहा हूँ, कहकर वह वापस घुमा और गेट के भीतर दाखिल होकर मुझे दिखाई देना बंद हो गया। कमीने जरा भी तो नहीं डरा था। शुरू में एक बार फिक्रमंद बराबर दिखाई दिया, मगर फिर निश्चिंत हो गया, जैसे जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो कि उस पर कितने संगीन आरोप लगा रहा था। मगर वो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इंसान सच्चा होता तो वो बेपरवाही होता है, और उसके कातिल निकल आने की चांसेस बेहद कम थे। हाँ, बंगले का पूरा स्टाफ ही बजाज के साथ मिला हुआ, वो तो अलग बात थी, जिसकी उम्मीद मुझे जरा भी नहीं थी। मैंने वहीं खड़े खड़े एक सिगरेट सुलगाया, फिर 2-3 कश लगाने के बाद टहलता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। एक बात बताओ भाई। क्या सर? जैसे रोज अंशिका
मैडम का कत्ल हुआ था उस रोज़ क्या मेरे अलावा भी बाहर से कोई यहाँ पहुँचा था? पुजारी साहब आए थे, लेकिन वह बजाज साहब की मौजूदगी के दौरान ही यहाँ पहुँचे थे और उनके जाने से पहले ही वापस भी लौट गए थे। आते और जाते दोनों बार देखा तो तुमने उन्हें? गार्ड सोच में पड़ गया। यानी वापस जाते नहीं देखा सका? मेरे ख्याल से तो देखा था सर। ख्याल से देखा था? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद आ गया कि उस रोज़ पुजारी साहब 10-15 मिनट बाद ही वापस लौट गए थे। लौट कर दोबारा आ गए हों? ऐसा नहीं हुआ था सर। उनके अलावा कोई और? सुमित सबरवाल साहब आए थे, मगर वो गेट से ही वापस लौट गए क्योंकि उन्हें मैडम से मिलना था और वह फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और कोई नहीं आया? नहीं सर। स्वीटी जिस रोज़ कामयाब हुई उस रोज़ क्या हुआ था वहाँ? क्या हुआ था यहाँ? मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ था साहब जी, लेकिन रात वाले गार्ड ने बताया कि वह सामान लेकर मार्केट गई थी जहाँ से वापस नहीं लौटे। उसके बाद मेरी रात यादव और बजाज साहब उसे तलाशते उसके बाद पूरी रात यादव और बजाज साहब उसे तलाशते रहे, मगर उसका कुछ नहीं पता लगा। उस रोज़ दिन में कोई ख़ास बात नहीं हुई? नहीं सर। तुम यहाँ कब से हो? 4 महीनों से सर। उससे पहले मैं बगल बगल के घर में पोस्टिंग थी मेरी। इस इलाके में जितनी भी गार्ड आपको दिखाई देंगे सब हमारी कंपनी के ही हैं, इसलिए पोस्ट बदलती भी है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बस मकान नंबर या बड़ी हद तक ब्लॉक बदल दिया जाता है। इस बार से पहले भी यहाँ ड्यूटी कर चुके हो? हाँ साहब, 2 साल पहले पूरे 6 महीने तक मेरी यहाँ पोस्ट यही थी। यानी मालिक और नौकर सबसे अच्छी तरह से वाकिफ हो? जी बिल्कुल। शौकत या तो कैसा आदमी लगता है तुम्हें? अच्छा है, साहब का मुंह लगा भी है इसलिए वो सब पर रौब झाड़ता रहता है। सब कौन? भीतर दो मियाँ बीवी से अलावा बाकी तो उसकी फैमिली के लोग हैं। दयानंद भी उसी का रिश्तेदार बताया जाता है, या मेरी जानकारी गलत है? नहीं, है तो यादव का चचेरा भाई ही, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले 2 और लोग काम करते थे जो बाद में निकाल दिए गए। क्यों? पता नहीं, शायद उनकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। कब की बात है? मेरी पोस्टिंग के आखिरी दिनों की। तभी दयानंद गांव से आया था और उसके आने के कुछ दिनों बाद ही दोनों नौकरों को काम से हटा दिया गया। स्वीटी कैसी लड़की थी? अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। साहब और मैम साहब तो उसके साथ ऐसे पेश आते जैसे यादव की नहीं उन्हीं की बेटी हो। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। एक दिन भी स्कूल नागा नहीं करती थी। मगर गायब होने से कुछ दिन पहले बेचारी इतनी बीमार पड़ गई कि दोबारा उसके चेहरे पर हंसी नहीं दिखाई दी मुझे। क्या हुआ था? मौस, मौ, मोम मोम्स मौसमी बीमार थी, उल्टी बुखार, जो कि 2 दिन बाद ठीक हो गया, मगर उस वक्त हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। कब की बात है? 15 अगस्त की, जबकि 29 अगस्त को जबकि वो गायब 29 अगस्त को ही थी। किस अस्पताल में एडमिट कराया था? नानक चंद नर्सिंग होम। सुना है शकुंतला को भी वही भर्ती करा रखा है यादव ने। ठीक है गार्ड साहब, थैंक यू, कहकर मैंने उसके पास से हटा और अपनी कार में सवार कर वहाँ से निकल गया। 5 मिनट बाद मैं नानकचंद नर्सिंग होम पहुंचा, जो शिव मंदिर के बस 50 मीटर की दूरी पर स्थित था। वहाँ पहुंचकर मैंने शकुंतला यादव से मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा MRD मेडिकल रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, जो कि इमारत के बेसमेंट में बना हुआ था। वहाँ की इंचार्ज शीतल चौधरी नाम की गैर शादीशुदा युवती थी, जो कि खूबसूरत ज़्यादा थी या लिपि अधिक थी, क्या ना मुहाल था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू, मैं बैठ गया। क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। फिर ये कि आपने जो येलो कलर का कुर्ता पहन रखा है वो आप पर खूब फब रहा है। थैंक यू सर, लेकिन सिर्फ इसलिए तो आप यहाँ नहीं आए होंगे? नहीं, क्योंकि आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुलाकात किसी हूर की परी से होने वाली है।
वरना कम से कम बालों में कंघी जरूर करके आया होता। सुनकर वो हौले से हंस पड़े, फिर तत्काल अपना मुंह बंद करते हुए बोले, आप बताइए कैसा आना हुआ। स्नेह स्नेह लता नाम के एक पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, जो यहाँ 15 अगस्त को एडमिट कराई गई थी। आप उसके कौन हैं? सॉरी, मैं बताना भूल गया, मेरा नाम विक्रांत गोखले और मैं इस उस कंपनी की तरफ से हाजिर हूँ जिसका मेडिकल स्नेह लता के फादर ने ले रखा है। उन्होंने क्लेम लगाया कि जिसे वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। आप जानती हैं कि होंगी कि मुझे क्या कर मुझ जैसों का रोज़ पाला पड़ता होगा आपका। क्लेम इन्वेस्टिगेटर से बेशक दो चार होना ही पड़ता है सर, लेकिन आप ऐसे पहले इंसान हैं जिसे मेरी खूबसूरती दिखाई दी गई। बाकी तो सब जैसे अंधे होते हैं। वह बात मैंने दिल से कही थी मैडम। यकीन ना हो तो मेरी आंखों में झांक कर अपनी सूरत देख सकती हैं। यहाँ के रेस्ट रूम में खूब बड़ा आईना लगा है मिस्टर विक्रांत। यहाँ इस काम से ज़्यादा बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ के रेस्ट रूम में बड़ा आईना लगा है मिस्टर विक्रांत, जहाँ इस काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। तो फिर पहले देख आइए, मैं तब तक इंतज़ार कर लूँगा। सुनकर वो फिर हंस पड़ी। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप सिंगल हैं या नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़कियां का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये मैं मान नहीं सकता। मगर ये रिक्वेस्ट फिर भी करूँगा कि कभी कोई वैकेंसी निकल आए तो आप मुझे किसी काबिल समझें तो मौका ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी दिलचस्प आदमी हैं आप। थैंक यू। क्या नाम बताया था? गोखले, विक्रांत गोखले। पेशेंट का नाम बोलिए सर। स्नेह लता यादव। MRD नंबर, ऑथराइजेशन लेटर दीजिए। वह तो मेरे पास नहीं है। पहली बार कोई पहली बार कोई क्लेम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन ऐसा क्लेम पहली बार इन्वेस्टिगेट करने निकला हूँ जिसमें पुलिस का दखल बन गया है, क्योंकि लड़की गायब है। कहाँ गई किसी को नहीं पता। मैं बिना फॉर्मेलिटीज़ पूरी के बिना आपको उसका रिकॉर्ड कैसे दे सकती हूँ? मैडम प्लीज़, बहुत दूर से आया हूँ। हाँ, बहुत दूर से आया हूँ मैं। हाँ, आप कहें तो ऑथराइजेशन लेटर मैं मेल पर मंगवा दे लेता हूँ। तब नुकसान बस इतना होगा कि आपका और मेरा नाम दोनों दोनों का वक्त ज़ाया होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, ना मत कहिए। वैसे भी मैं मैच केस सीट की फ़ोटोकॉपी तो मांग रहा हूँ। पल भर के लिए मान लीजिए कि मैं कोई गलत आदमी हूँ, किसी इंश्योरेंस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो भी उस कागजात से क्या हासिल हो जाएगा मुझे? बात प्रोसीजर की है मिस्टर विक्रांत। मैडम प्लीज़। मैंने हलाल होते बकरे की तरह निरीह भाव से उसकी तरफ देखा। मना मत कीजिए, क्योंकि केस पहले ही बहुत डिले हो चुका है मेरी तरफ से, मगर जिसमें मेरी मजबूरी का ज़्यादा रोल था, ना कि लापरवाही का। मैं समझी नहीं। मैं एक दुर्घटना का मैं एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। उसी दौरान कंपनी ने मुझे जो ऑथराइजेशन लेटर दिया था वह खो गया है। अब मैं उन लोगों से फिर वैसे कोई मांग करूंगा तो मुझे अव्वल दर्जे का लापरवाह समझेंगे। नतीजा ये होगा कि आगे से काम मिलना बंद हो जाएगा। फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा और मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए रोज़ यहाँ आपके सामने बैठ जाऊंगा। अगर आप मुझे झेलने को तैयार हैं तो बेशक मना कर दीजिए, वरना खुदा का वास्ता है मेरी झोली भर दीजिए। वो फिर हंस पड़ी। इस बार ज़्यादा खुलकर हंसी। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम। लेकिन एक एप्लीकेशन फिर भी देनी होगी आपको। उसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। MRD नंबर मैं बता देती हूँ, उसे भी नोट कर लीजिएगा। अभी किए देता हूँ। फिर उसने A4 साइज़ की एक शीट और पेन मुझे थमाया और उठकर रिकॉर्ड निकालने के लिए चली गई। मैंने एप्लीकेशन लिखा और यूं ही इंश्योरेंस कंपनी का नाम उसमें डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर की जगह गूगल करके उनका लैंडलाइन नंबर हासिल किया और उसे भी लिख दिया। तभी वो मेरे पास पहुंच गई। आगे उसका आगे उसका बताया MRD नंबर मैंने एप्लीकेशन में लिखा और कागजात की फ़ोटोकॉपी लेकर वहाँ से निकल गया। देखा जाए तो वह सरासर गलत काम था, मगर मैं जानता था कि उस पर कोई उँगली नहीं उठने वाली थी, क्योंकि इस बात को से हॉस्पिटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके पेशेंट का रिकॉर्ड कौन ले गया।
वैसे भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस अब बहुत आम सी बात हो गई थी। बाहर पहुंचकर मैंने अपनी कार में सवार हुआ और कोई ज़रूरत न होते हुए वहाँ से थोड़ा दूर निकाल ले गया। फिर एक जगह सड़क किनारे रुककर मैंने अपना की सीट देखनी शुरू की तो मारा आश्चर्य कि मेरी आंखें फट पड़ने को उतारू हो उठी। 15 अगस्त को स्नेहलता का अबॉर्शन कराया गया था। वह एक ऐसी जानकारी थी जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। बरबस ही मन में ऑनर किलिंग का ख्याल उठ खड़ा हुआ, जिसके बारे में सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर वह स्थिति ज़्यादा देर तक बनी नहीं रही। मिनट भर भीतर मैं खुद से समझाने में कामयाब हो गया कि अगर बाप ने बेटी को ख़त्म ही करना होता तो उसका अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं समझी होती। अब ये बात भी आईने की तरह साफ हो गई कि उसे दिल्ली से दूर क्यों भेज दिया गया। इसलिए भेज दिया गया क्योंकि मामला बहुत महज सुमित के साथ उसके प्रेम प्रसंगों तक सीमित नहीं रह गया था। यानी होने को तो ये भी हो सकता था पूरे मामले में अनुष्का बजाज का कोई रोल ही ना रहा हो। सीधी सी तो ये बात थी, माँ बाप को बेटी के प्रेग्नेंट होने की खबर लगी, जिसके बाद उसका अबॉर्शन कराया और शहर से बाहर पहुंचा दिया ताकि दोबारा वैसे हालत से दो चार न होना पड़े। जो कि अगर वो दिल्ली में रही होती तो सुमित के साथ उसका संबंध आगे भी कायम रहते, तो कभी ना कभी वैसी नौबत आकर रहनी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता था कि उस काम को खामोशी से क्यों नहीं अंजाम दिया गया। स्वीटी को गायब हुआ साबित करने की उन्हें क्या जरूरत थी। तब मेरा ध्यान एक बार फिर से उसकी किसी बुरे अंजाम की तरफ चला गया। क्या पता गुमशुदा साबित करने के पीछे वजह ये रही हो कि वो लोग बेटी की हत्या करने के बाद किसी को उस बात की खबर नहीं लिखने देना चाहते थे। ऐसे में इतना तो तय था कि आगे बजाज के जरिए पुलिस पर जो दबाव बनाया गया उसमें यादव या उसकी बीवी का कोई रोल नहीं था। वे लोग तो बस गुमशुदगी दर्ज कराकर इस बात को खत्म कर देना चाह रहे थे होंगे, मगर बजाज पर उसका कोई जोर नहीं चला। जब स्वीटी को अपने हाउस होल्ड में मेंबर जैसा मानता था, वह लड़की के प्रति फिक्रमंद हो उठा और आगे वह सब किया जो उसने उससे करते बना। मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया क्योंकि इस तरह से देखने पर तो दोनों घटनाएं में कोई लिंक नहीं दिखाई दे रहा था और वह आपस में कनेक्टेड नहीं थी। तो बजाज भला कातिल कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी तक तो मैं यही मानकर चल रहा था कि स्वीटी की गुमशुदगी सिर्फ इसलिए दर्ज कराई गई थी ताकि बाद में वह केस मुझे सौंपा जाता, तो ये सोच के हैरानी नहीं होती कि पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की गई। आखिरकार बहुत सोच विचार कर मैंने यादव शकुंतला से उस बारे में दो टूक बात करने का फैसला किया, क्योंकि उनके बिना गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही थी। वापस नर्सिंग होम पहुंचकर मैंने कार को पार्किंग एरिया में लाकर खड़ा किया और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर स्थित एक वार्ड में पहुंचा जहां शकुंतला अभी भी एडमिट थी। आगे देखकर मैंने चैन की सांस ली कि यादव वहाँ नहीं था। कैसी हैं शकुंतला जी, मैंने पूछा। ठीक हूँ साहब, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अस्पताल में ही कहीं होंगे, थोड़ी देर पहले तक तो यही थे। सुनकर मैं बैठ के सराहने मौजूद स्टूल को थोड़ा पाए ताने की तरफ खिसकाया ताकि बैठने के बाद मुझे उसकी सूरत ढंग से दिखाई दे। फिर बोला, सुना 15 अगस्त को स्वीटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी, क्या हुआ था उसे? सुनकर वह औरत के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लगता है ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। ऐसा नहीं सर, लेकिन बीमार तो हर इंसान कभी न कभी पड़ ही जाता है। उसे भी दस्त लग गए थे, उल्टियाँ भी हो रही थी और हाथ पांव भी ठंडे पड़ गए थे, जैसे हम लोग बुरी तरह घबरा उठे। मगर 1-2 दिन बाद वह ठीक भी हो गई थी, जो कि यूं ही नहीं हो गई थी। आप ये बताना भूल गई कि तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इसी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया था। याद आया? हाँ आ गया, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी बात मैं जान चुका हूँ कि उसकी तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या थी। क्या थी? क्या थी? आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? तमक कर बोले। झूठ बोलने का या कुछ छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस दिन स्वीटी के यहाँ कैसा ट्रीटमेंट किया गया था उसकी पूरी जानकारी मुझे मिल चुकी है।
इस बार उससे जवाब देता नहीं बना। अब बताइए आपकी बेटी उस हालत के लिए कौन जिम्मेदार था कोई कमीना व गहरी सांस लेकर बोले, जिसने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा था। मगर गलती हमारी भी थी। मुझे बार बार स्वीटी के उससे मिलने जाने पर ध्यान देना चाहिए था, जो इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मेरी निगाह तो 17 साल हो चुकने के बाद बच्ची ही थी। कैसे मैं सोच सकती थी कि वो इतना बड़ा कांड कर डालेगी। बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, इसलिए खुद को दोष मत दीजिए, कहकर मैंने अपलक उसकी तरफ देखा। कौन जिम्मेदार था उसके लिए? ऐसा क्या करेंगे जानकर? मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूँ किसी से इस बात की कोई जिक्र नहीं करूँगा। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी बेटी की खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। सच पता होगा तो वह काम आसान हो जाएगा। अब यह तो आप कबूल कीजिए कि बेटी स्वीटी जहाँ भी गई है आप लोगों की मर्जी से गई है, या फिर मुझे उस शख्स का नाम बताइए, क्योंकि हो सकता है स्वीटी को गायब करने उस शख्स का कोई हाथ निकल आए। नहीं, मैं नहीं जानती कि स्वीटी इस वक्त कहाँ है, ना ही उसे गायब करने करने में उस लड़के का कोई हाथ रहा हो सकता है। उसकी गारंटी आप कैसे कर सकती हैं? स्वीटी के गायब होने के बाद इन्होंने, उसका इशारा अपने हस्बैंड की तरफ था, और दयानंद ने मिलकर उस लड़के से खूब पूछताछ की थी, थोड़ी मार भी लगाई थी, मगर वह बार बार यही कहता था कि उसे स्वीटी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो फिर उसका नाम बताने में क्या हर्ज है आपको? बस इतना कि मैं बीती बातें सामने नहीं आने देना चाहती। उसने मेरी बेटी की और हमारे परिवार की बहुत बदनामी है। वो बेटी जो गायब है ना? और क्या नहीं है? आपकी बातों से तो यही लगता है कि नहीं है। बावजूद इसके अगर वह सच में गायब है तो आपको उसे खोज निकालने की चिंता करनी चाहिए, या इस बात की आप या इस बात की उसकी आपत्ति किसी के सामने ना आ जाए। वो हिचकिचाई। अब बता भी दीजिए, फिर मैं वादा करता हूँ फिर कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। सुमित सबरवाल नाम है उस हराम के जने का। उसका लहजा अचानक ही हिकारत में भर उठा। अंशिका मैडम उसे बहुत अच्छे से जानती थी। कभी कभार स्वीटी को उसके पास कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए भेज दिया करती थी। बस यही गलती हो गई। कमीने ने जाने कैसे मेरी मासूम बच्ची को फांस लिया। बाद में जब मैडम को असलियत की खबर लगी तो इन्होंने हमारे सामने सुमित को जमकर लताड़ लगाई और उसी दिन से उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। मगर उससे क्या हो जाता? मेरी बेटी पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी ना, कि कहते हुए हौले से सिसक उठी। तो ये वजह थी अंशिका और सुमित की ब्रेकअप की। कितना धूर्त था वह लड़का, कितने विश्वसनीय ढंग से हमें उल्लू बनाया जा रहा था, और हम थे कि सहज ही उसकी बातों में यकीन किए ले रहे थे। सुमित के बारे में आपको कैसे पता लगा? प्रत्यक्षता मैंने पूछा। स्वीटी ने ही बताया था। पहले तो वह उसका नाम अपनी जुबान पर लाने को तैयार नहीं, मगर बाद में अबॉर्शन करा चुकने के बाद जब हम भली चंगी हो गए तो एक रोज़ इन्होंने थोड़ी पिटाई कर दी थी उसकी। साथ ही गलत थाम कर धमकी दी थी, अगर लड़के का नाम बताया तो जान से मार देंगे। वह अपने बाप को गुस्सा जानते थे, इसलिए सब बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। सुनकर ये इतने आग बबूला हुए कि उसी वक्त सुमित को जान से मार देने की कसम खा ली। लेकिन मैं और दयानंद जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर शांत करने में कामयाब हो गए। उसके कुछ दिनों बाद मेरी बेटी घर छोड़कर जाने कहाँ चली गई, पता नहीं इस वक्त किस हाल में होगी बेचारी। वह रोने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा। कॉल तभी मेरा मोबाइल बजा। कॉल शीला की थी, जिसे मैंने तुरंत अटेंड कर लिया, क्योंकि खामखा की कॉल करना उसकी आदत शुमार नहीं थी। उसकी जगह कोई और होता तो इतने गंभीर सवालों के जवाब के दौरान मैं फ़ोन तो अटेंड नहीं करता। हेलो, कॉल क्यों नहीं पिक करते? वो थोड़ा जला लहज में बोली। कर तो लिया, तीसरी बार में, लेकिन इस वक्त मैं बजाज की बात कर रही हूँ। कई बार ट्राई कर चुका है तुम्हारा नंबर। बोल रहा था कि तुम कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मोबाइल साइलेंट पर था इसलिए पता नहीं लगा होगा। क्या बोल रहा था? मिलना चाहता है? किस लिए? स्वीटी से रिलेटेड कोई जानकारी हाथ लगी है उसके? कमाल है, कहाँ मिलना चाहता है? अपने घर पर बुलाया है, वो भी जितना जल्दी हो सके। मैं पास में ही हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फिर फ़ोन करते उसे बता देना, कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट ठीक की थी कि सुखद और दयान ने चाय की थैली और कुछ डिस्पोजल का बाद में लिए वहाँ कर खड़े हुए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं, बस तुम्हारी वाइफ का हालचाल लेने आया था। इन्हें पता लग गया है कि शकुंतला जल्दी से बोली, 15 अगस्त के बीच को स्वीटी को अस्पताल क्यों लाए थे? ठीक है, लग गया है तो लग गया है। वैसे भी आज नहीं तो कल ये बात सामने आकर रहनी थी। कहकर यादव ने मेरी तरफ देखा। मेरी बेटी अभी बच्ची है सर, उम्मीद करता हूँ आप आप इस बात को खुद तक सीमित रखेंगे। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो भाई, तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। थैंक यू। एक सवाल का जवाब दे दो फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। पूछिए। जिस रोज अंश का कत्ल हुआ उस रोज बजाज साहब ओखला में किससे मिलने गए थे, और तुम सच में उस शख्स के बारे में जानते हो? नहीं सर, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि वो क्यों गए थे। ठीक है, वही बता दो। किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि उसे स्वीटी के बारे में खबर थी कि वो वहाँ कहाँ रह रही है। आगे साहब ने वह बात मेरे को बताई कि फिर हम दोनों ओखला के लिए निकल गए, जहाँ करण होटल के बाहर मुलाकात की बात पर शख्स ने बजाज साहब से कही थी, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। अगर बताया भी तो मुझे उसकी खबर नहीं है। आप कहें तो साहब से पूछ लेता हूँ इस बारे में। नहीं, रहने दो, अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, खुद पूछ लूँगा। आपको तो शायद वो कुछ बताएं, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन है कि अंशिका मैडम के साथ जो कुछ हुआ था वह आप ही ने किया था। ये भी कह रहे थे कि सब इंस्पेक्टर चौहान के साथ आपकी दोस्ती है, तभी पुलिस आपको बचाने की कोशिश में जुटी है तो ये उनकी खामख्याली भाई। मगर मगर कोई बात नहीं इस मगर कोई बात नहीं, अब किसी की सोच पर मेरा अख्तियार नहीं है नहीं। कहकर वह क्षण भर को चुप रह गया, फिर बोला, अच्छा, कॉल करके दरियाफ्त कर ही लो, मगर ये बताने के सवाल तुम मेरे कहने पर कर रहे हो। वैसा मैंने ये सोचकर कह दिया कि देखें आगे होने वाली मुलाकात में बजाज उसी सवाल पर मुझे क्या जवाब देने वाला है। अगर अगर दोनों बार के जवाब मैच कर जाते तो मैं यकीन कर लेता कि कम से कम स्वीटी के मामले में तो मुझसे सच ही बोल रहा था। या, यादव ने अपना मोबाइल निकालकर बजाज का नंबर डायल किया और कांटेक्ट होने का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल अटेंड की गई, मेरा सवाल दोहरा दिया और उसका जवाब सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए मुझसे बोला, नहीं बताया था सर। साहब कहते हैं कि उसने बस इतना कहकर कॉल कर दी थी कि स्वीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो 3:30 बजे होटल क्राउन प्लाजा के सामने पहुंचकर उससे मिल लें। साफ जाहिर हो रहा था कि वह कॉल कातिल की ही थी और उसे इस बात की एडवांस में खबर थी कि मेरी और बजाज की मुलाकात 3:30 बजे ही होने वाली थी। तभी उसने बजाज को ऐन वक्त पर घर से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। आगे अगर गाड़ी ख़राब नहीं हो गई होती तो बेशक वो 15-20 मिनट इंतज़ार करके घर लौट गया होता, जिसका मतलब ये बनता था कि अगर कातिल उसके घर से बाहर जाते के साथ वहाँ पहुँच गया था, आगे उसने ड्राइंग रूम में क्लोरोफॉर्म या जो कुछ भी परफ्यूम में मिलाया गया था उसका स्प्रे किया और बोतल को सेंटर टेबल के निचले पोर्शन पर रखने के बाद मेरा इंतज़ार में कहीं छुप कर बैठ गया, क्योंकि वह जानता था कि ड्राइंग रूम में मुझे सोफे पर आसन जमाना था और वहाँ क्योंकि गंध तेज होती इसलिए मुझे बेहोशी की नींद आने के वक्त नहीं लगने वाला था। इसलिए बेहोशी की नींद आने में वक्त नहीं लगने वाला था। बल्कि एक संभावना और थी। मैं क्योंकि वहाँ 15 मिनट की देरी में पहुँचा था, इसलिए हो सकता है वो अपना जाल फैलाने के बाद वे मेरे पहुँचने से पहले अंशिका के बेडरूम में जाकर उसका कत्ल कराया हो और आगे उसने कहीं छिपकर मेरे बेहोश होने का इंतज़ार किया, फिर वो सब कुछ किया जो केस में हुआ दिखाई देता था। किस सोच में डूब गए सर? यादव की आवाज़ सुनकर मेरी तंद्रा भंग हो गई। कुछ नहीं, अब चलता हूँ मैं, कहकर मैं स्टूल से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बजाज के बंगले पर पहुंचकर मैंने गार्ड को अपने आने का मकसद बताया तो उसने मोबाइल निकालकर मालिक का नंबर डायल कर दिया। यानी
यानी इस बार उसके साहब ने एडवांस में नहीं बता रखा था कि मैं आने वाला था। कॉल पिक नहीं की गई। कार्ड ने फिर ट्राई किया, मगर इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। खुद पूछ कर आ खुद पूछ कर आ जाओ भाई, मैं उगता स्वर में बोला, क्योंकि ज़्यादा देर में वेट नहीं करने वाला मैं। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है सर। ये तो हद ही हो गई, जबकि उन्होंने खुद फ़ोन करके यहाँ आने को कहा था मुझसे। अब या तो दरवाज़ा खोलकर मुझे भीतर जाने दो, या फिर मैं वापस लौट जाता हूँ। बस एक बार और ट्राई कर लेने दीजिए सर। ठीक है, करो। सुनकर उसने फिर बजाज का नंबर डायल किया, मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। बरबस ही मेरा दिल आशंका से भर उठा। मैं ये मैं ये तक सोच बैठा, कहीं शीला की थ्योरी मुताबिक अंशी के बाद अब हामिद बजाज की लाश तो नहीं बरामद होने वाली थी। दरवाज़ा खोलो, मैं थोड़ा सख्त लहजे में बोला। मेरी नौकरी चली जाएगी सर। ये क्यों नहीं सोचते कि भीतर अगर बजाज साहब का कोई दौरा वगैरह पड़ गया हो सकता है, हार्ट अटैक भी आया हो सकता है। वो सही सलामत होते ही तो फ़ोन पिक नहीं कर लेते। सुनकर वो बौखला सा उठा। चाहो तो मेरे साथ भीतर चलो, ताकि मैं वहाँ से कोई कांटा चम्मच न चुरा ले जाऊँ। मेरे भीतर जाने पर सख्त पाबंदी है सर, कहकर उसने बेमन से दरवाज़ा खोल दिया। मैं भीतर दाखिल हुआ और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। आगे दरवाज़ा मुझे खुला दिखाई दिया, जिसे पूरा खोलते वक्त मैंने अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, बजाज साहब। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बजाज साहब, जवाब न दरा। तब सबसे पहले मैंने जोर से की सांस भरी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पिछली बार की तरह इस बार भी वह कहीं किसी परफ्यूम की तेज गंध नहीं फैली हुई थी। अपनी सोच अब अपनी उस सोच पर मुझे हंसी आ गई। मैं तीसरी बार आवाज़ लगाई, इस बार इतनी ज़ोर से लगाई कि वो ऊपर की मंजिल पर होता तो भी मेरी चिल्लाना उसके कानों तक पहुंच कर रहता। मगर रिस्पॉन्स फिर भी नहीं मिला। क्या माजरा था? कहीं वो सच में तो मरा नहीं पड़ा था? फिर मुझे उसका कॉल लगाना सूझ गया। घंटी की आवाज़ मेरे कानों में पड़नी शुरू हो गई, जो मोबाइल से होकर तो सुनाई दे रही थी। वैसे ही मुझे अपने आसपास बस्ती महसूस हुई। मैंने ज़्यादा ध्यान दिया तो पाया कि आवाज़ उधर से आ रही थी जिधर किचन बना हुआ था। 10 कदम चलकर मैं किचन तक पहुंचा तो आगे जो नज़ारा दिखाई दिया उसे देखकर मेरे मुंह से गहरी आह निकल गई। यह तो शीला की जुबानी काली थी, या फिर वह मुझसे ज़्यादा सटीक अंदाजा लगाने में कामयाब हो गई थी। अमित बजाज मेरे सामने मरा पड़ा था। एक किचन नाइफ उसके सीने में घुसा था और आसपास ढेर सारा खून फैला हुआ था। खून अभी भी बह रहा था, जिसका मतलब बनता था कि कत्ल हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। वह बात इसलिए भी लागू होती क्योंकि अस्पताल से वहां पहुंचने में मुझे 5-7 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा होगा। उस समय गेट पर गार्ड के साथ मत्था फोड़ने में लगे 3-4 मिनटों को और जोड़ दें तो मतलब ये बनता था कि अमित वजह से कत्ल हुए 10-12 मिनटों से ज़्यादा नहीं हुआ था। मैं खून से बसता हुआ लाश के थोड़ा करीब पहुंचा और गौर से उसका मुआयना करने लगा। तब मुझे उसके होंठों के पास कपड़े के बेहद मायन कुछ रिश्ते दिखाई दिए, जिसका कोई मतलब जिसका कोई मतलब अभी मेरे समझ से बाहर था। मगर छाती में घुसा किचन नाइफ मुझे बुरी तरह चौंका गया। इसीलिए चौंका क्योंकि ठीक वैसा ही चाकू मेरे खुद के किचन में भी मौजूद था। क्या है ये वही चाकू हो सकता था? मेरे ख्याल से मुझे उस ख्याल ने मुझे बौखला कर रख दिया। अगर किसी नामालूम तरीके से कातिल ने मेरे किचन से वह चाकू चुरा लिया था और उसे हैंडल करने में सावधानी बरती थी, तो उस पर मेरी उंगलियों के निशान बरामद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं मानी जा सकती थी। मैं पहले से ही अंशिका बजाज की रेप और मर्डर केस में सस्पेक्ट था। ऐसे में बजाज के सीने में घुसा चाकू अगर मेरा निकल रहा था तो उस पर मेरी उंगलियों के निशान बरामद हो जाते हैं। तो आगे मेरा भगवान ही मालिक था। समझदारी इस बात में थी कि मैं चाकू को हैंडल को रुमाल से रगड़कर साफ कर देता, भले उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स ना होते। मगर उसमें नुकसान ये था कि इत्तेफाक से अगर उसकी मूठ पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स छोड़ गया था, तो मेरी उस हरकत हरकत से मेरी उस हरकत से उसके खिलाफ एक अहम सबूत सहज ही नष्ट हो जाता। क्या करूं? जवाब आसान नहीं था, जबकि फैसला मुझे फौरन करना था। बहुत सोचकर
वो सोच कर विचार कर मैं आखिरकार मैंने चौहान को अपने विश्वास में लेने का फैसला किया। बेशक वो पुलिस वाला था, मगर इतना यकीन तो मैं उस पर कर ही सकता था कि बाद में मेरे कहे का जामीन बनने को तैयार हो जाता। मैंने उसे कॉल लगाया और अमित बजाज के कत्ल के बारे में खबर करने के बाद बोला, मुझे शक है चौहान साहब कि मर्डर वेपन मेरी अपनी मिल्कियत है और उस पर मेरी उंगली के निशान भी पक्का मौजूद होंगे। मगर मैं पहुंच नहीं मगर मैं इसे पहुंच नहीं रहा, क्योंकि 1% कोई सही व निशान कातिल के भी हो सकते हैं। ऐसी गलती करना भी मत गूगले। करना होता तो मैं कॉल क्यों करता, बल्कि फिंगरप्रिंट्स पूछने के बजाय मैं पूरा का पूरा चाकू ही गायब नहीं कर देता। एक बात कहूँ गोखले, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं गोखले, मैंने तेरे जैसा धूर्त और कमीना इंसान ताज जिंदगी नहीं देखा, जो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश भी यूं करता हो जैसे कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में एहसान कर रहा हो। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? अभी भी तूने कहा कि मर्डर वेपन गायब कर देता। मेरा सवाल है कैसे कर देता है? वहां से कत्ल की खबर पुलिस को किए बिना निकल जाता तो गार्ड का बयान ही तुझे कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी होता। और और नहीं निकलता तो चाकू वहां ठिकाने लगाता। चाकू कहाँ ठिकाने लगा था गोखले? वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसे टॉयलेट में ले जाकर फ्लश कर देता तो? यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सब समझ रहा हूँ, तेरी मदद से भी मुझे ना तो पहले कभी इनकार था, ना ही अब है। लेकिन मदद मदद की तरह मांगी जाती है भाई, प्लीज बोल कर मांगी जाती है, ना कि सिर पर चेतावनी का हथौड़ा चलाकर। समझा कुछ? हाँ समझा, सॉरी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैडम को अभी सब कुछ बता देता हूँ ताकि बाद में मुझ पर तेरी तरफदारी का इल्ज़ाम ना आए, ना ना ही लगे कि तू खुद को बचाने के लिए कहानी बना रहा था। अब तक वहीं रुक कर वेट कर, पहुँचते हैं हम। ठीक है, करता हूँ। कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाने के उपक्रम में व्यस्त हो गया। पुलिस 15 मिनट में बजाज के घर में थी। चौहान ने दरवाजे से ही सवाल करती निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मैं किचन की तरफ इशारा कर दिया। आगे गर्मा और वह लाश का मुआयना करने में जुट गए, जिसमें दोनों ने 5 मिनट से ज़्यादा वक्त तो क्या लगाया होगा। आगे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल करने के बाद चौहान मेरे सामने आकर बैठ गया, जबकि सिंगनी हॉल से बाहर चली गई। क्यों चली गई मेरी समझ से बाहर था। अब बता क्या हुआ था, चौहान ने पूछा। बताया तो फ़ोन पर। सब नहीं बताया, वैसे ये नहीं बताया कि तू यहाँ किधर से टपक पड़ा, जबकि बजाज के साथ तेरी बुरी तरह खटकी पड़ी थी। वो जिंदा होता तो शायद ही तू उसके घर में घुस पाता होता। बावजूद इसके तू यहाँ गार्ड पर दबाव बनाकर भीतर दाखिल हुआ है, तो कोई ना कोई खास बात तो यकीनन रही होगी। उसने मुझे खुद बुलाया था। कमाल है, कल तक तो शख्स तेरी सूरत देखकर भड़क के जा रहा था, जिससे यकीन था कि उसकी बीवी का मर्डर तूने किया है, फिर तुझे गोद में बैठाने को तैयार हो गया। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। हो सकता है किसी वजह से उसे मेरी बेगुनाही पर यकीन आ गया हो। फिर उसने ये भी तो कहा था कि वो स्वीटीज के बारे में कुछ बताना चाहता मुझे, जिसके लिए मुलाकात ज़रूरी थी, इसलिए घर पर इनवाइट कर लिया मुझे। और जो कुछ ये बताना चाहता था वो इतना खास था कि कातिल उसे किसी भी हाल में सामने नहीं आने देना चाहता था। यही वजह रही कि तुम दोनों की मुलाकात होने से कहीं पहले उसने बजाज का कत्ल कर दिया है ना? हम आकर के अटकलें मत लगाया करो चौहान साहब। जरूरी नहीं कि कत्ल उसका मुंह बंद करने के लिए किया गया हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस बात का बजाज की हत्या से कोई लेना देना ही नहीं रहा होगा। फिर क्यों मारा गया हुआ है? क्योंकि मैं गधा हूँ? इसका क्या मतलब हुआ? शीला पहले ही इस कत्ल का अंदेशा जाहिर कर चुकी थी, मगर मैंने उसकी बात पर कान धरने की कोई कोशिश नहीं की। अब लगता है कि उसका सोचा ही सही था। उसने यूं ही तो इतनी बड़ी बात नहीं कह दी होगी। नहीं, उसको लगता है कि अंशिका का कातिल अवसरदास पुजारी है। इसने उसके साथ रेप इसलिए किया क्योंकि उसके अपनी बीवी के बदले बजाज की बीवी के साथ ऐश करना चाहता था, जिसके लिए वह तैयार नहीं हो रही थी। जब वह रेप कर चुका था तो अंशिका को जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था, मगर बदला तो असल में उसने बजाज से लेना था, जिसका कत्ल आज करके अपना पूरा काम कर दिखाया। भाई है तो बहुत दूर की कौड़ी, जिसे अभी मैं इसलिए कबूल
किए ले रहा हूँ क्योंकि पूरे मामले में एक पुजारी ऐसा शख्स है जिससे हम अब तक एक बार भी सवाल जवाब नहीं कर पाए हैं। कहीं बाहर गया है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं दिखाई देती, क्योंकि कत्ल अंशिका का हुआ था, न कि बजाज का। इससे हम ये मान लेते कि पुजारी ने अपनी बीवी और बजाज के अफेयर पर खफा होकर उसकी जान ले ली थी। मगर अब क्योंकि अमित बजाज का भी कत्ल हो गया है, तो सवाल जवाब होकर रहेगा। ऐसे होगा कि बंदा याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर है चौहान साहब। उसके साथ अहम अपराधियों की तरह पेश आओगे तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। परवाह नहीं, लेकिन अब मैं इस भसड़ को और ज़्यादा नहीं फैलने दे सकता। दिमाग का दही होकर रह गया साला। समझ में नहीं आता कि जो हो रहा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। वह तो बात की बात है, तुम यादव की कॉल डिटेल्स निकलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? पहुंच गई है? मैं उसे देखने ही जा रहा था कि तुम्हारी कॉल आ गई। एक खास बात और पता लगी है, सुनकर चक्के छूट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है छोड़ा, अभी खुद तक ही सीमित रखना। अब बताएगा भी 15 अगस्त को स्वीटी का अबॉर्शन कराया गया था। व्हाट? कैसे जाना? वैसे ही जाना जाता है, और वह तस, तस्दीक शुक तस्दीक शुदा बात है चौहान साहब, क्योंकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज है। उसकी कॉपी भी हम है मेरे पास। साथ ही सुखद और शकुंतला से भी इस बात की हामी भरवा चुका हूँ। जिम्मेदार कौन था सोचो? सुमित सभरवाल, वह हैरानी से बोला। एग्जैक्टली खैर नहीं साले की, जरूर जरूरी नहीं कि अंश का कत्ल भी उसी ने किया हो। पक्का उसी ने मारा है दोनों को। इस जानकारी के मद्देनजर कातिल उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। फिर भिगोना होता तो वह झूठ पर झूठ क्यों बोल रहा होता? झूठ पर झूठ नहीं, सिर्फ एक झूठ, और ये कि स्वीटी के साथ फिजिकल रिलेशंस के बारे में उसने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले मुलाकात